हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग हमारे एक ऐसे टॉपिक के थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग अर्निंग के लिए कई सारे सोर्स फॉलो करते हैं, कई सारे सोर्स अपनाते हैं जिससे हमारी अर्निंग हो सके, कुछ पैसा आ सके। तो इस अर्निंग के लिए हमारा एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है और वो है इंटरेस्ट। बिल्कुल सही सुना आपने, इंटरेस्ट। हम लोग सेविंग करके इंटरेस्ट कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट करके इनकम कमाते हैं, लोन देके इंटरेस्ट कमाते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरीज, हमारे कुछ फिलोसफर्स थे या कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जिन इकोनॉमिस्ट थे इस थ्योरी से रिलेटेड इस इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज डिस्कवर करेंगे। तो इन जो इकोनॉमिस्ट थे मेरे, या जो ये मेरे फिलोसफर थे, इन्होंने इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 थ्योरी बनाई थी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कौन कौन सी थ्योरी थी? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड थर्ड हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक हमारे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट की पहली थ्योरी है, दैट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले वो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्लास देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे ये क्लासिकल समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। पहली हमारी जो स्टडी है वो है हमारे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, क्लासिकल का मतलब होता है ट्रेडिशनल या ओल्ड, यानी पुरानी। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमारी पुरानी जमाने की थ्योरी है जो हमने इंटरेस्ट पर बेस्ड बनाई है। उसके बाद इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट या बहुत सारे फिलोसफर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। तो इन थ्योरीज, जो इन इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरीज दी थी उनके नाम क्या क्या है? J.S. मिल, वॉलरस, मार्शल एंड पेग्यू। कौन कौन है? J.S. मिल, मार्शल, वॉलरस एंड पेग्यू। ये मेरे कुछ 4 फिलोसफर्स ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया था और इस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को बहुत इजी कॉन्सेप्ट में लोगों तक पहुंचाया था। अब ये जो मेरी क्लासिकल, अब ये तो पता चल गया कि किन किन फिलोसफर्स ने इसको दिए, मतलब किन किन फिलोसफर ने इसको एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं ये जो मेरी नियो क्लासिकल थ्योरी है ये एक्चुअली में बेस्ड किस चीज पे है। तो मेरी जो नियो क्लासिकल थ्योरी है वो बेसिकली बेस्ड करती है 3 चीजों पे। कितनी चीजों पे? 3 चीजों पे बेस्ड करती है। इट इज बेस्ड ऑन, कौन कौन सी है वो 3 चीजें? प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज ऑफ मनी एंड बैड इफेक्ट्स। हमारी जो ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है हम लोग 3 तरीके से कमा सकते हैं, या 3 तरीकों से हम अपना इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला मेरा आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे, यानी जितना ज्यादा आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको बदले में मिलेगा। क्योंकि भाई जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतने ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। ठीक बात? तो यानी कि हमारी जो पहली बेस करती है थ्योरी जिस टॉपिक पे, प्रोडक्टिविटी होगी तो गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो इन्वेस्टमेंट होंगे, एंड इन्वेस्टमेंट होंगे तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो सही साबित हो गई है? बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बेस की तरफ। दूसरा जो हमारा बेस है वो है वेस्टेज ऑफ मनी। वेस्टेज ऑफ मनी का मतलब हो गया कि अगर आप अपनी जो मनी है, क्योंकि हमारे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में पुराने जमाने में उन्होंने क्या बोला था कि सिर्फ वो मनी को लेके चल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मनी को लेके चलेंगे। तो जब वो सिर्फ मनी को लेके चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमें कम मिलेगा जब हम मनी इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हम मनी को इन्वेस्ट ना करें और सिर्फ इनकम अर्न करें, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा ले, तो अगर हम सिर्फ पैसा कमाएंगे तो पैसा कमाने से क्या होगा, हमारे जो इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा आएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम इतनी ज्यादा इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप मोबाइल फोन लेने गए, ठीक, आप मोबाइल फोन खरीदने गए हैं, आपको मोबाइल फोन एक 20,000 या 25,000 का पसंद आया। अब आपने देखा कि 2, 3, 4, 5 दिन बाद कुछ ऐसा फेस्टिवल, कोई ओकेजन या कुछ ऐसा आने वाला है जिसमें कुछ सेल आ सकती हैं, कुछ स्कीम्स आ सकती हैं, कुछ ऑफर्स आ सकते हैं।
तो आपने कहा अभी मैं 25,000 का ले लूंगा और 3-4 हफ्ते 10 दिन बाद ही स्कीम आ जाएगी, तो एक काम करते हैं हफ्ता भर और रुक जाते हैं, रुक के ले लेंगे। तो जब हम लोग रुक के लेंगे तो एटलीस्ट मेरा कुछ परसेंट अमाउंट सेव हो जाएगा। जैसे आपको पता है दिवाली आने वाली है, अब दिवाली में जो ऑफर देगी बैंक वो 10% तक के ऑफर्स आपको देगी। तो जब 10% तक के ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं तो आप क्या करोगे, अभी आप रुक जाओगे। जब आप अभी रुक जाओगे तो उससे क्या होगा, आपको जो 10% इनकम जो आप एक्स्ट्रा स्पेंड करने वाले थे वो 10% ऑफ इनकम आपकी बच गई, वो पैसा आपका बच गया ना। तो जो पैसा 10% आपका बचा है, 2,500 रुपए आपके जो बचे हैं 25,000 में से, अगर आप उनको कहीं इन्वेस्ट करोगे तो उससे इंटरेस्ट आएगा। तो वेस्टेज ऑफ मनी ना करने से आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। ठीक बात। अब आते हैं हमारे तीसरे बेस की तरफ, जो कि है हमारा बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स का मतलब हो गया कि अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट नहीं है, आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आप एल्कोहलिक नहीं हो, आप लीकर नहीं लेते हो, आप ड्रग्स नहीं लेते हो, अगर आप इन तरह की कोई भी इलीगल या इन तरह की चीजें नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, आपके पैसे सेव होंगे। जब सेविंग होगी तो अपने आप, जब सेविंग आप करोगे तो उस पर रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मोर सेविंग मोर रिटर्न, लेस सेविंग लेस रिटर्न। ठीक है। तो आपकी ये जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी चीजों पे बेस है, 3 चीजों पे बेस है। प्रोडक्टिविटी, आपके प्रोडक्टिविटी के बाद आपका वेस्टेज ऑफ मनी, एंड वेस्टेज ऑफ मनी के बाद थर्ड आपका आता है बैड हैबिट्स। रिड्यूस ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, सेविंग या इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। दूसरा था मेरा यहाँ पे बैड हैबिट्स। अगर आपके अंदर बैड हैबिट्स होंगी, अगर कोई गंदी आदत आपके अंदर है, अल्कोहल लेते हो, ड्रग्स लेते हो, लीकर लेते हो, तो आप अपनी मनी को उसमें वेस्ट कर दोगे। जब मनी वेस्ट कर दोगे तो आप उसको सेव या इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, और जब आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। और सेकंड थर्ड मेरा आता है वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आप रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हो, मनी का वेस्टेज करते हो, तो आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, और जब आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है आपको रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये जो मेरी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरी डिटरमाइंड होती है, यानी ये थ्योरी सही साबित तब होती है जब मेरा डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई हो, यानी डिमांड ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ कैपिटल। कि जितने की हम डिमांड कर रहे हैं, यानी कि हम जितना चाह रहे हैं कि हमें इतना रिटर्न मिले, हमें उतना रिटर्न मिल रहा है, या कंपनीज चाह रहे हैं कि हमें इतना कैपिटल मिले और उन्हें उतनी कैपिटल मिल रही है। तो जब मेरी डिमांड ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ कैपिटल, देन इट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। यहाँ पे जो ये D इक्वल टू एस है, ये बात किस चीज के बारे में कर रहा है, कैपिटल। और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग कैपिटल किसको मान के चल रहे हैं, मनी को। तो यानी कि जो ये D इक्वल टू एस है वो हमारा बेस किस चीज पे, कैपिटल पे, और यहाँ पे कैपिटल का मतलब है हमारा मनी। ठीक है। अब थ्योरी शुरू करने से पहले कुछ थ्योरी, बहुत माइनर सी थ्योरी, इतनी ज्यादा कोई ट्रिकी थ्योरी नहीं है, इजी है, लेकिन ये इजी तब होगी जब आपको इसके अजम्पशन समझ में आ जाएंगे। तो अजम्पशन बहुत ध्यान से समझिएगा। अजम्पशन अगर समझ में आ गए आपको तो आपके लिए ये थ्योरी बहुत इजी बन जाएगी। अब अजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन क्या था हमारा, याद करिए मार्केट वाले चैप्टर में। परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बिल्कुल सही बात। तो परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट का मतलब क्या हो गया, हमारी मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल है। जब हमारे पास बायर एंड सेलर इक्वल अमाउंट में अवेलेबल है तो क्या होगा, कांस्टेंट हो गई चीजें, क्योंकि जितने बायर्स बढ़ेंगे उतने सप्लायर बढ़ जाएंगे, या जितने सप्लायर बढ़ेंगे उतने बायर बढ़ जाएंगे। हम जितना लोन देना चाहते हैं लोग उतना लोन लेना चाहते हैं, या हम लोन, लोगों को जितना लोन लेना है हम उनको उतना लोन दे रहे हैं। यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों, डिमांड सप्लाई, बोरोवर लेंडर, ये जितने भी लोग हैं सब इक्वल है मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन और किसी भी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है। दूसरा जो अजम्पशन है वो मेरा है अप्लाइंग इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे कुछ फिलोसफर्स का मानना था जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं, इनका मानना क्या था कि हमारी जो ये थ्योरी है ये बहुत लंबे समय में कारगर है, यानी कि आप इसको जितना लंबा चाहे उतना लंबा चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपके लंबे समय तक सही साबित करेगी, आपको कहीं पे भी ये आपको गलत प्रूफ होने नहीं देगी। तो दूसरा अजम्पशन क्या था, ये मानते थे कि इनकी जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो एकदम सही है। थर्ड आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। इनका मानना था कि इस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हमारा जो लेवल है एम्प्लॉयमेंट का वो फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, सभी के पास जॉब है, और जॉब होने के साथ साथ वो डिमांड और सप्लाई को इक्वली बैलेंस कर रहे हैं। चौथा मेरा यहाँ पे आता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारे डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया,
डिमांड और इंटरेस्ट के बीच में या रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर मेरी डिमांड बढ़ती है, डिमांड का मतलब क्या होगा, डिमांड ऑफ कैपिटल, अगर डिमांड ऑफ कैपिटल यहाँ पे मेरी बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने भी देखा यहाँ पे, इन केस मेरा यहाँ पे अगर आपकी जो डिमांड है ये इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, अगर आप किसी चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और वहीं अगर आप डिमांड कम करोगे तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, अपोजिट रिलेशन है। डिमांड बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, डिमांड घटेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर मनी की सप्लाई ज्यादा अवेलेबल हो जाए, लोन आसानी से मिल रहा है, धड़ाधड़ लोन मिले ही पड़ा है, कितना चाहिए ये बोलो बस, तो जब आपको बहुत इजी अमाउंट में सारी चीजें मिल जाएंगी तो उसके क्या होगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। जब उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और वहीं अगर उन चीजों की डिमांड ना करें, हमें चाहिए ही नहीं, लोन ही नहीं चाहिए, तो उससे क्या होगा, मेरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई हो जाएंगे। तो अगर आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके कम हो जाएंगे, और वहीं अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट हमारा उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे सप्लाई और रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, कि यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है, तो सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे मेरी सप्लाई बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएंगे, और वहीं सप्लाई कम होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। यानी कि अगर आप सप्लाई ज्यादा कर दोगे, आप ज्यादा लोन बांट दोगे, तो ज्यादा लोन बांटने से क्या होगा, सबके पास पैसा होगा, जब सबके पास पैसा होगा तो लोग लोन लेंगे नहीं, जब लोग लोन लेंगे नहीं तो आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपने ज्यादा लोन बांट दिया, तो ज्यादा लोन बांटने से क्या होगा, सबके पास पैसा हो गया, जब सबके पास पैसा हो गया तो लोग लोन लेंगे नहीं, और जब लोग लोन नहीं लेंगे तो उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर आप जो सप्लाई है वो कम करते हो, आप लोन नहीं बांट रहे हो, लोन नहीं बांटोगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो उन्हें पैसा चाहिए होगा, और जब चाहिए होगी किसी को चीज तो वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके डिमांड और आपके रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और वहीं आपके सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका डायरेक्ट रिलेशन। डिमांड और रेट में इनवर्स रिलेशन, वही यहाँ पे डिमांड और प्राइस वाला कॉन्सेप्ट चलेगा कि डिमांड ज्यादा प्राइसेस कम, तो वही यहाँ पे डिमांड ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, और डिमांड कम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा। सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, सप्लाई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, सप्लाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इस पूरी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में मेरा जो इनकम्स है वो कांस्टेंट है, यानी कि आप पैसा कांस्टेंट कमा रहे हो। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आप हर लेवल पे 10,000 कमा रहे हो, ना ये ज्यादा होगा और ना ही ये आपका कम होगा। ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कॉमन, मतलब जो आपकी जो इनकम है ये इनकम आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, ना ये बहुत ज्यादा होगी और ना ये बहुत कम होगी। एक कांस्टेंट अमाउंट है, 10,000 है तो आप हर महीने 10,000 कमा रहे हो, ना बढ़ेगा और ना ही कम होगा। तो अजम्पशन यहाँ पे क्या क्या हो गए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है मार्केट में, लॉन्ग टर्म थ्योरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड रेट, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड रेट, एंड इनकम्स आर कांस्टेंट। ये मेरे अजम्पशंस हैं, जो अजम्पशंस हमारे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में वर्क करते हैं। अब इस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में जो सबसे जरूरी चीज है जानने वाली, अब थ्योरी यहां से थोड़ी शुरू होती है, इस इंटरेस्ट में सबसे जानने वाली जो चीज है हमारी वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ये डिटरमाइंड कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे जो ये डिमांड और सप्लाई की बात हम कर रहे हैं, वो डिमांड और सप्लाई जो मेरी है वो कैपिटल की हो रही है, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो भी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कैपिटल की। कैपिटल मतलब मनी। यहाँ पे मेरी एक थ्योरी होती है y = C+S, यानी हमने जो भी कमाया है वो कमाई हम अपने कंजप्शन में या सेविंग में खर्चा कर देंगे। इसको हम लोग और S = y - C भी लिख सकते हैं कि सेविंग हमारी क्या होगी, हमारी जो इनकम हमने कमाई है उस इनकम में से अगर हम खर्चा कर देते हैं और खर्चा करने के बाद जो पार्ट मेरा बचता है वो पार्ट मेरा कहलाता है सेविंग। अब यहाँ पे अगर सेविंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपकी सेविंग कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो ये मेरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरी बेस करती है मनी पे। मनी का मतलब हो गया इनकम, एंड इनकम रिफर्स टू द इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहां से मिलेगा, सेविंग से मिलेगा, क्योंकि कंजप्शन तो हमने कंज्यूम कर लिया ना, तो वो तो कुछ बचा ही नहीं। हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कहां से मिलेगा, सेविंग से मिलेगा। तो जब मेरी सेविंग ज्यादा होगी, यानी कि जब हम सेव ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और वहीं जब हम सेविंग कम करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कम हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं एक बार ग्राफ के थ्रू। ROI, डिमांड, सप्लाई, 1 2 3 4 5 अब यहां पे क्या किया, जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% था, यानी मैं 1% पे लोन देने को तैयार थे। जब आप 1% पे लोन दोगे, आप कम रेट पे दे लो। जब कम रेट पे लोन दोगे तो क्या होगा, डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देने नहीं चाहेंगे, लेकिन जो सप्लाई है वो 80% होगी। वहीं जब हम बात करेंगे, हमारे जब 2% हमने कर दिया है, तो 2% करने से क्या होगा, मेरी जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और सप्लाई जो है, डिमांड थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब हमने 3 कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा D इक्वल टू एस हो गया। यहाँ क्या हो गया, D इक्वल टू एस, यानी ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हमारे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है कि इट इज डिटरमाइंड व्हेन डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई, जब मेरी डिमांड सप्लाई के इक्वल है। यहाँ पे जो कैपिटल की बात हो रही है वो कैपिटल है मेरा मनी, यानी मेरी इनकम। और इनकम कैसे निकलेगी, कंजप्शन और सेविंग से। अब इनकम का अगर जो पार्ट हम खर्चा करके हटा देते हैं वो कंजप्शन हो गया, जो पार्ट मेरे पास बच गया वो सेविंग हो गया। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आपको पैसा सेव करने में, मतलब बैंक में पैसा रखने में आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पैसा सेव करोगे ना। तो अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो सेविंग ज्यादा करोगे, वही रेट ऑफ रिटर्न कम मिल रहा है तो सेविंग कम करोगे। यानी कि अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पैसा सेव कर दोगे कि भाई अपने पास रख के क्या होगा, हम घर में रख लेंगे या हाथों में रख लेंगे तो क्या होगा, इससे अच्छा बैंक में डाल देते हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो सेविंग ज्यादा होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सेविंग मेरी कम हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 1% का था, यानी हम 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, मेरी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि एक ही लोग लोन दे रहे हैं और कोई है ही नहीं लोन देने वाला, लेकिन सप्लाई उस समय बहुत ज्यादा होगी। वहीं जब 2 लोग हो जाएंगे लोन देने वाले, मतलब अब 2 लोग लोन दे रहे हैं, तो जब लोन 2 लोग दे रहे हैं तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी और सप्लाई 2 लोगों के बीच में बट जाएगी, तो सप्लाई थोड़ी सी कम होगी। जब 3 लोग यहाँ पे आ गए तो डिमांड थोड़ी और बढ़ेगी और सप्लाई थोड़ी सी और कम हो जाएगी। इसी तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और जिस पॉइंट पे जाके ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि D इक्वल टू एस हो जाएगा, वो पॉइंट मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे मेरा ये डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट मेरी मैच कर जाएगी। ग्राफ आपका इसका कैसा बनेगा, वही सेम ग्राफ आपका होगा, डिमांड एंड सप्लाई वाला। ये डिमांड कर, सप्लाई कर, ये आपका रेट हो गया और ये आपकी इनकम, यानी इस इनकम पे आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक बात। अब बहुत ज्यादा जब थ्योरी एक्सप्लेन कर दी गई, तो एक्सप्लेन करने के बाद कुछ फिलोसफर्स आए हमारे, एक बहुत अच्छे हमारे एक फिलोसफर है कीन्स। कीन्स जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते हैं। इसीलिए कीन्स ने क्या किया, इस थ्योरी पे थोड़ी सी स्टडी करी और उन्होंने क्या बताया कि इस थ्योरी में थोड़ी सी कमियां हैं, ये थ्योरी अभी इतनी परफेक्ट है नहीं। तो उस थ्योरी में क्या क्या कमियां थी वो मेरे कीन्स ने बताई। क्या क्या कमियां थी, पहला, नैरो कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। क्यों छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है कि आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिल सकता है और वो है सेविंग। सीधा उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे सिर्फ नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ही चीज को बेस करके चल रहे हैं। तो जब आप एक ही चीज को बेस करके चलोगे तो वो आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, नैरो। और नैरो कॉन्सेप्ट कभी भी लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दूसरी दिक्कत क्या आई थी, बेस्ड ऑन द रियल फैक्टर। रियल फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था कि हम इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट लेंगे ही नहीं।
मनी से कोई मतलब ही नहीं, बाकी जितने रियल फैक्टर है वो सब ले लो, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मतलब अदर जो भी फैक्टर्स है वो सारे हम इसमें कंसीडर करेंगे रेदर देन द मनी। जब आप मनी ही कंसीडर नहीं करोगे, पैसा ही नहीं लोगे, तो इंटरेस्ट कहां से आएगा भाई? तो गलत हो गई थ्योरी अपने आप ही। आगे मजा थ्योरी देके बस यही काम हो गया। चलो तीसरी देख लेते क्या गलती करी इन्होंने। तीसरी गलती जो इन्होंने करी, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अनरियलिस्टिक। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी हो सकती है क्या? हमारे देश में हर बंदा नौकरी पे हो सकता है? नहीं। बूढ़े कैसे नौकरी करेंगे? पैदा हुए बच्चे कैसे नौकरी करेंगे? आप जैसे जो बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं वो नौकरी कैसे करेंगे? नहीं कर रहे होंगे ना, वो लोग बिना नौकरी के खा रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन कीन्स ने बोला कि देखो भाई साहब ऐसा नहीं चल पाता है, कभी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती है। इकोनॉमी में हमेशा नेचुरल अनएम्प्लॉयड तो होती ही होती है, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हमारे रह ही जाते हैं, और कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं आती है। फिर कीन्स ने बोला यार क्या कर रहे हो, फिर एक गलती कर दी तुमने। अब पूछा अब क्या गलती कर दी भाई? तो नेक्स्ट इन्होंने जो गलती करी, इक्विलिब्रियम बिटवीन डी एंड एस। इन्होंने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम आपका कब मिलेगा? जब डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई हो जाएगा। तो हाँ भाई ये बात हम मानते हैं आपकी कि इक्विलिब्रियम तभी मैच होगा जब डिमांड इक्वल टू द सप्लाई होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेरी इनकम कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट इनकम पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता है। उस सिचुएशन में क्या करना है? कर दो यार, सेविंग रख के करेंगे क्या। अब आपने जैसे महीने में इनकम कमाई, आपने सारा पैसा जो खर्चे थे सारे खर्चे आपने कर लिए, उसके बाद भी आपके पास 5,000 रुपए बच गए, तो आप क्या कहोगे? अरे यार उठाओ बैंक में डाल दो, क्या करेंगे अपने पास रख। तो अब आपको इंटरेस्ट मिले या ना मिले, आप तो पैसा डाल रहे हो ना, सेविंग कर रहे हो ना, तो क्या आपको इंटरेस्ट उतना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, लेकिन फिर भी सेविंग कर रहे हो ना, और इंटरेस्ट भी पा रहे हो ना। तो वही चीज है, इन्होंने क्या बोला कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेज पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट आपको किसी भी स्टेज में मिल सकता है, फर्क बस इतना है कि इक्विलिब्रियम पे आपको आपके मनचाहा इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी लेवल ऑफ टाइम पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो कम मिलेगा या तो ज्यादा मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट जो इनका दिक्कत थी वो क्या थी? इट इग्नोर बोरोइंग फॉर द कंजप्शन। इन्होंने क्या किया कि अगर आप कोई लोन कंजप्शन पर्पस के लिए ले रहे हो, अपने घर के खर्चे के लिए ले रहे हो, तो वो आपका उस पर इंटरेस्ट इन्होंने काउंट किया नहीं। इन्होंने कहा भाई देखो बोरोइंग कंजप्शन के लिए होती नहीं, बोरोइंग से प्रोडक्शन के लिए होती है, कंजप्शन के लिए कभी भी बोरोइंग्स होती ही नहीं। तो भाई ये तो है नहीं, लोन तो लोन होता है। हम लोन लेके हम चाहे पैसा जला दें, पानी में फेंक दें, खा जाएं, खर्चा कर दें, यूज कर, कुछ भी करें, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि भैया इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो गलत बात। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप चाहे लोन आप कंजप्शन पर्पस के लिए लो या फिर प्रोडक्शन पर्पस के लिए लो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक। अब शॉर्ट में एक समरी समझ लेते हैं कि इस थ्योरी में न्यू आपकी जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें था क्या। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है ये मेरी बेस करती है मेरे डिमांड ऑफ कैपिटल पे एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल पे। कैपिटल का मतलब यहाँ पे मनी से है, मनी टर्म रेफर करता है मेरी इनकम को। अब इनकम जो है वो इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन एंड सेविंग। कंजप्शन हम लोग जो पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं वो कंजप्शन होता है, जो पैसा हम लोग बचा लेते हैं वो मेरी सेविंग होती है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, फायदा ज्यादा मिल रहा है, तो हम सेविंग ज्यादा करेंगे। वहीं अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो फिर हम सेविंग कम करेंगे। ठीक है। इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में इन्होंने माना था कि यहाँ पे मेरी मार्केट्स परफेक्ट कंपटीशन होगा। ये थ्योरी लॉन्ग टर्म चलने वाली है। इस थ्योरी को पढ़ते समय एम्प्लॉयमेंट मेरी फुल होगी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होगी, और इनकम मेरी कांस्टेंट होगी। तो जब मेरी इनकम कांस्टेंट है और फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है तो वहां पे क्या होगा, मेरी कभी भी इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने